हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है, 12th क्लास में हिस्ट्री देख रहे थे और यात्रियों का जो वितरण है, जो उनके वृत्तांक है, उनकी विषय में पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो कल हम बहुत सारी चीजों के विषय में, जानकारियों के विषय में इत्यादि को हम लोग पढ़ चुके थे, देख चुके थे और बात भी कर चुके थे और हम लोग इसमें देख लिए थे। तो 19वीं शताब्दी में ऐसे चित्र जहां पर परिवर्तनशील ग्रामीण समाज की अवधारणा को सुदृढ़ करते हैं, ये उनको हमने देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो हम पढ़ रहे थे बर्नियर जो ने जो लिखा है। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में लेखा रखा है कि राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। उसके शहर और नगर में आपका नष्ट खराब हवा दूषित थे। इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका एकमात्र उदाहरण कारण था कि राजकीय भूमित्व। क्या था उसका? जो राजकीय भूमित्व है वो उसका उदाहरण था। अब कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात यह है कि सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित करता है कि राज्य राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी है। कह रहा है कि राज्य भूमि का एकमात्र स्वामी। उदाहरण के लिए चलिए, आप कह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल में सरकारी इतिहासकार, ध्यान दीजिए, जो अकबर का टाइम पीरियड है, जितनी हमें जानकारी मिलती है उसका एक इतिहासकार था अबुल फजल। उन्हें भूमि राजस्व का परिश्रमक बताया है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले में मांगी गई प्रतीक था कि मैं अपनी प्रजा को सुरक्षा दूंगा, उसके प्रोटेक्शन करूंगा, उसके बदले में मैं कुछ चाहता। ठीक है, वो क्या है आपका प्रतीकात्मक रूप में। ना ही अपने स्वामी वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे। अब यूरोपियन जो लोग आए, जैसे बर्नियर आए, फ्रांसीसी आए, उन लोगों ने क्या कहा कि भैया ये टैक्स है, जबकि हमने टैक्स नहीं माना। हमने क्या माना? सर्विस के बदले का चार्ज है। वो लोग इसको टैक्स मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी और असल में ना तो लगाना था, ना ही भूमि बदलकर उपज वाले कर था। ठीक, और इसे आप अध्याय 8 में देखेंगे। बर्नियर के वितरणों ने 8वीं शताब्दी के पश्चिम विचारकों को प्रभावित किया। फ्रांसीसी दर्शन मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग आपका प्रचुर निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया यानी कि प्राच्य अथवा पूर्व की शासक प्रजाति के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते हैं, उससे दासता और गरीबी की स्थिति में रखा जाता है। इस तर्क के आधार पर क्या आता है कि सारी भूमि पर राजा का राजस्व होगा तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं है। इसलिए दृष्टिकोण राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति कुशल और गुजर बसर कर पाता है। कैसा होगा? वो कुशल रहेगा और उसी कुशल के आधार पर वो अपनी गुजर और बसर आपका कर सकता है और गुजर बसर के रूप में आपको दिखाई देता है। 19वीं शताब्दी के काल में मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पन्न शैली सिद्धांतों के रूप में आगे बढ़ाया और उसने तर्क दिया कि भारत में उपनिवेशवाद से पहले शेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता है। इसके लिए ऐसे समाज का उद्भव हुआ है जो बड़ी संख्या में स्वायत्त यानी कि आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदाय में बना। ग्रामीण समुदाय पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था। जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्बाध रूप से भारी जाती रहेगी, स्वायत्तता का सम्मान किया जाता रहेगा। क्या होगा? जो स्वायत्तता है उसका सम्मान वो लोग करते हैं। ठीक रहेगा। और यह एक निष्क्रिय प्रणाली। कैसी है? नॉन एक्टिव आपका प्रणाली। ध्यान दीजिए, कैसी है? निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब है जो अभी एक्टिव ना हो, ठीक है, बाद में उसको एक्टिव किया जा सके, वो आपका निष्क्रिय प्रणाली।
चलिए देख लिया। परंतु जैसा कि हम देखते हैं, ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज का चरित्र चित्रण रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का एक बड़े जिम्मेदार थे। भूमि का उच्च अधिकारियों का उपभोग करते हुए दूसरी ओर अस्पृश्यता और भूमिहीन श्रमिक दोनों के बीच बड़ा किसान, जो कि किराए पर श्रम के रूप में प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षा की जाती कि छोटे भी जो किसान हैं, साथ में क्या करते थे, उनसे अपेक्षा की छोटे किसान थे मुश्किल से ही निर्वाह लायक उत्पादन कर पाते थे। कैसे हैं? जो निर्वाह के लायक है वो उत्पादन जो है आपका करते थे कि कैसे उत्पादन होगा, क्या उत्पादन प्रक्रिया होंगी, इन सबको आपका देखते थे और करते थे। ठीक है। एक जटिल सामाजिक सच्चाई क्या थी, ये हम इसको देखते हैं। हालांकि मुगल राज्यों को निरंकुश रूप से आपका तन्यता स्पष्ट है, लेकिन उसके वितरण में कभी कभी एक से अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है। कैसा है? एक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के आसपास उत्पाद को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। कैसा है कि हम उसको कैसे बेहतर बनाएं, ऐसा कोई विकल्प, ऐसा कोई प्रोत्साहन हमारे पास नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था। इसके लिए उत्पादन की हर जगह पतनोन्मुख तथा साथ ही वह भी मानते थे कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातु भारत में आती हैं, क्योंकि उत्पादन का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था और एक समृद्ध व्यापारी समुदाय जो लंबी दूरी विनिमय में संलग्न था के अतिरिक्त वो आपका रेखांकित करता था। कैसा था? जो उनको ठीक है। चलिए देखिए, सत्रहवीं शताब्दी में जनसंख्या लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। औसतन से पूरी पश्चिमी यूपी की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक था। बर्नियर मुगल कालीन शहरों में शिविर नगर कहते थे। इसके लिए आशय थे कि नगरों से जो कि अस्तित्व बनाए रखने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उनका विश्वास था कि राजकीय दरबार में आवागमन के साथ ही अस्तित्व में आ जाते हैं और चले जाते हैं, बाद में तेजी से पतनोन्मुख हो जाते हैं। और उसे यह भी सुझाव दिया कि ताकि सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहारित हो और उन्हें राजकीय श्रेय का आश्रय मिल सके, तो श्रेय है वो उनको मिल सके। ये सारी चीजें इसमें की जाती थी। तो सावित के प्रसंग की तरह ही वर्नियर एक अति सरलकृत चित्रण प्रस्तुत करता है। वास्तव में सभी प्रकार के नागरिक अस्तित्व में थे। व्यापारिक केंद्र, बंदरगाह, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि, इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक, सामुदायिक और वास्तविक मार्ग से सूचक था। व्यापारिक अक्सर मजबूत सामुदायिक बंधन से जुड़े होते थे और अपनी जाति और आपका व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित होते रहते थे। अलग अलग उनके इंस्टीट्यूशन थे जिसके माध्यम से वो आपका इकट्ठे रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसा समूह को महाजन कहा जाता था। जो सामाजिक जाति के रूप से इकट्ठे रहते थे उनको क्या कहा गया? महाजन। महाजन कहाँ निकला? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब वेस्टर्न इंडिया से निकला। ठीक है। जो सशक्त थे, व्यापारिक रूप से जाति के रूप में रहते थे, उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद जैसे शहर केंद्रों के सभी महाजनों के सामूहिक प्रतिनिधि व्यापारी के मुखिया द्वारा ये सेठ कहते थे। क्या कहते थे उनको? सेठ कहा था। आपको पता लग गया सेठ क्या था? तो जो महाजनों का मुखिया होता था वो क्या था? सेठ। और महाजन कौन थे? व्यापारिक और जाति विशेष का जो समूह था उसको हम महाजन। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़ जाए। अन्य शहरी समूह में व्यापारिक वर्ग जैसे चिकित्सक यानी जो हकीम अथवा वैद्य। हकीम आपका जो अरबी फारसी शब्द है उसमें यूज करते हैं और हिंदी में हम वैद्य कहते हैं।
पंडित अथवा मुल्ला एक ही मतलब है। अधिवक्ता यानी कि वकील, चित्रकार और वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक जो को हैंडराइटिंग लिखते हैं, सम्मिलित थे। जहां कहीं राजकीय प्रथा का आश्रित थे ये अन्य संरक्षक, और भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोक सेवा और जीवन यापन करते थे। कैसे हैं? सेवा और जो आपका जीवन यापन है वो चीज इसमें होती थी, और ये लोग आपका जीवन यापन में ये सारी चीजें किया करते। क्लियर है? देख लिया। आगे बढ़ते हैं और बाकी चर्चा करते हैं। महिला, दासी, सती और श्रमिक, इनको देख क्या देखे? महिला, दासी, श्रमिक और सती। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृतांत छोड़कर सामान्यतः पुरुष थे, उन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति के विषय में रुचि और कभी कभी जिज्ञासा पूर्ण लगता था, और कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। कितनी बड़ी बात लिखी। अगर कोई यात्रा वृत्तांत लिखने वाला पुरुष है, उसने महिला के वो पक्ष का गौर नहीं किया, उसे लगता था कि समान चीजें हैं और जनरल हो रही। क्लियर? ये कहना चाह रहा है। उदाहरण के लिए बाजारों में दास की बिक्री अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप लेते थे। आप गए, आप किसी के लिए एक दास लेके चले, ऐसा है, एक दास के रूप में चले। अब देखिए, जब इब्न बतूता सिंध पहुंचता है, उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट, दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश बादाम के साथ दास और घोड़ा भेंट किया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्म उत्पादक के में प्रवचन में इतना प्रसन्न हुआ कि 1,00,000 टके मुद्रा 200 दास दिए, यानी कि 1,00,000 टका मुद्रा दिया और साथ में उसको 200 दास दिए। यानी कि उस समय दासों की बिक्री क्या थी? आम रूप में थी। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि भारत में दास व्यवस्था थी, किस अंग्रेज अधिकारी ने दास व्यवस्था को बंद किया? पर चलिए, देख लिया आपने, तो फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। शेष को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। दास व्यवस्था समाज ने किस बार के लिखा है, कैसे लेखकों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में उन चीजों को बताया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही।